So today we have Khushali Solanki with us and she has got All India rank 61. खुशहाली आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इतना अच्छा परफॉर्म करा है एंड यू हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 61। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड खुशहाली ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करा है एंड शी वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल स्टूडेंट एंड बाकी भी बहुत सारी क्लासेस खुशहाली ने अनअकैडमी के ऊपर लगाई है। तो जर्नी किस तरह की रही है खुशहाली की, वो हम चीजें सारी डिस्कस करेंगे। खुशहाली वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो खुशहाली थोड़ा सा लर्नर्स को बताइए। बेसिकली ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि लर्नर्स को फायदा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स 2024 का भी प्रीलिम्स देंगे एंड उसके बाद मेंस भी देंगे। मतलब हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कम टूवर्ड्स ऑप्शनल एंड मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है। तो अभी जिस तरह से जी। प्रीलिम्स का चल रहा है, स्टूडेंट्स 2 महीने लगभग रह गए हैं। तो कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको आपने कितने दिए थे मॉक्स? सर, जब मेरा 21 प्रीलिम्स में नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि मेरे को पहले मॉक टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे और मैंने सीधा ही एग्जाम दे दिया था। उस गलती से मुझे ये पता चला था कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आप सेल्फ एनालिसिस करके कि आपको किस तरह से एक ऑप्शन को चूज करना है। 100% आंसर आपको नहीं आता होगा काफी क्वेश्चंस में, तो दो ऑप्शंस के बीच में किस तरह से चूज हो सकता है एंड स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, मॉक टेस्ट से बनेगी। एंड दैट्स व्हाई मैंने 2022 प्रीलिम्स से पहले 100 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लगाए थे। तो मैंने ये काम किया था। जी सर। और उसके बाद में, क्योंकि फिर उस टाइम मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, तो हम्म। उसके बाद मेरे पास में कम टाइम था। मेरा इंटरव्यू 15 मार्च को था, 2023 वाला, और मई में जो है प्रीलिम्स था। तो बीच के जो 2 महीने में थे, उसमें फिर मैंने करीब 20 मॉक टेस्ट लगाए थे इस वाले अटेम्प्ट के लिए भी सर। ओके। खुशहाली कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे आपने? बिकॉज ये भी स्टूडेंट्स को आजकल बहुत रहता है, हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस का टफनेस लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कितने आपने अटेम्प्ट करे थे? सर, ऑनेस्टली मुझे जो 100% आते थे वो हार्डली 30 क्वेश्चन होंगे। 30? उसके बाद में मैंने टोटल, यस सर, 30। ओके। एंड उसके बाद में जो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे वो 88 थे। तो 88? 88 में, यस सर, तो इसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे 80% आते थे, फिर जो 70%, 60%, फिर 50-50 ऑप्शंस में जो दो चूज करने रहते हैं। तो वैसे भी मैं 50 से नीचे नहीं जाती थी, मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मेरे काफी फ्रेंड्स 90 प्लस भी करते थे, क्योंकि वो 30% वाले भी टिक कर देते हैं। तो यही जो स्ट्रैटेजी होगी ये मॉक टेस्ट से आती है। मेरे 50% से नीचे वाले सही नहीं होते थे, तो मैं 50-50 पर आकर के रुक जाती थी सर। ठीक है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने बहुत बार पढ़ा हो, मतलब? सर, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार पढ़ा था, क्योंकि हर बार मैं उसको पढ़ती थी। एंड क्योंकि जो लैंग्वेज क्वेश्चंस की आती थी वो कई बार टफ लगती थी, तो मुझे लगता था कि अब तक मुझे उतना आ ही नहीं रहा है कि मैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो डिसाइफर कर पाऊँ। तो इसलिए मैं उसको वापस पढ़ती थी, फिर वापस पढ़ती थी, तो मैंने काफी बार ऑप्शनल अपना पढ़ लिया था सर। मैं कल चैट रीड कर रहा था हमारी, तो आपने 2020 में एक क्वेश्चन भेजा था ब्यूरो शेपिंग वाला। आपने मुझे भेजा था यस वो सर। क्वेश्चन बताइए, मैंने बोला था आप बताइए, आप सोचिए। फिर हाँ आप जी। जी। इंटरप्रेट करा। फिर मैंने बोला, आपने बोला ठीक है, मैंने बोला नहीं आधा ठीक है। फिर दोबारा भेजा, फिर आपने सही इंटरप्रिटेशन करके भेजा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही बार बार पढ़ना पड़ता है आपको। तो जी मेंस के सर। लिए खुशहाली क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी, मतलब फॉर जीएस? सर, जीएस के लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था। सिलेबस का जो एक एक वर्ड है उसके बारे में रिसर्च करी थी। सबसे जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से ही मैंने किया था। 2020 से लेकर 21 तक 1-1.5 साल का मैंने कोर्स किया था। एंड उसी टाइम से फिर, क्योंकि एक बेसिक प्रिपेयर हो गया, अब मैंने हर एक चीज के डेडिकेटेड नोट्स बनाने चालू कर दिए थे। जिस तरह से, जैसे अब इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो वर्ड्स जो मेंशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी ऐसा करके मेंशन है, तो इस पर एक डेडिकेटेड नोट, और उससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है।
तो मैं इस तरह से अपना मैंने सिलेबस कवर किया था सर। इसके मैंने नोट्स बना लिए थे, और जो भी न्यूज आती थी फिर मैं इसी अपने कॉलम में लिख लिया करती थी उसको। तो ये स्ट्रैटेजी रही थी। और फिर उसके बाद में सर खुद को टेस्ट करने के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह थे वो भी मैंने, मेंस के लिए भी सर मैंने अराउंड 60-70 टेस्ट लिखे थे बैठ करके 2022 के अटेम्प्ट के लिए। मतलब जी जो भी सर। स्टूडेंट्स खुशहाली का ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि मॉक टेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब खुशहाली ने पहला आंसर मुझे 2020 में भेजा था, शायद वो मैंने चेक नहीं करा था। उसके बाद में बहुत सारे आंसर्स खुशहाली ने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत लिखे हैं आंसर्स पर बैठ के, तो जो डेली आंसर राइटिंग रहता था। तो खुशहाली, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने सबसे कम बार पढ़ा है पूरी पूरी सर आई थिंक सर मैंने इक्वली टाइम डिवोट किया था। मैंने काफी स्ट्रैटेजीज में ये सुना था कि ये सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते तो इस पर ज्यादा ध्यान दो। पर मेरे अंदर जो एक हमेशा डर रहता था कि नहीं, व्हाट इफ जो मैं कम पढ़ रही हूँ उसी से क्वेश्चन आ जाए। तो ये डर हमेशा रहता था दिमाग में, इसलिए आई यूज टू रीड एवरीथिंग। मतलब मैं हिस्ट्री को भी, अगर आर्ट एंड कल्चर भी है तो अगर उसमें से अगर कम क्वेश्चन आ रहे तो भी आई गिव इक्वली डेडिकेटेड टाइम टू दैट सब्जेक्ट। तो ओके, ये मैंने सबको टाइम दिया था सर। यस। वेरी नाइस। खुशहाली, एक स्टूडेंट के मन में आजकल ये भी बहुत रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस करनी है, हमें ऑफलाइन क्लासेस करनी है। आप अपने आप को कितने प्रतिशत ऑनलाइन स्टूडेंट मानते हैं और कितने प्रतिशत ऑफलाइन स्टूडेंट मानते हैं? तो मैं 100% खुद को ऑनलाइन स्टूडेंट मानती हूँ। स्टूडेंट मानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आपने लिया, तो वो कैसे लिया आपने? मतलब किस तरह मन करा कि आपका पपेड ऑप्शनल लेना है आपने? सर इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरी फैमिली लाइन में से ही किसी ने दिया था पेपर, उन्होंने भी पबाइड लिया था। तो एक मुझे नाम पता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कुछ। तो आई जस्ट थॉट कि ये ले लेंगे, बाकी और देखते हैं कि क्या होता है। पर फिर श्योरिटी नहीं थी, आई जस्ट हर्ड इट्स नेम, तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर ही लिया था। तो आपका एक एनालिसिस का वीडियो था वेर यू शोड एन शीट, एक्सेल शीट थी। उसमें आपने लिखा हुआ था कि कितने बच्चे कितने कौन से ऑप्शन से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने उसमें कैलकुलेट करके बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। ये 2020 की बात थी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इफ दिस इज इट तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ले लेती हूँ। फिर तो ऐसा हुआ था, एंड देन आगे जाके भी जो काम करना है एक्चुअल में, क्योंकि अब इट्स ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई थॉट कि ओके लेट्स टेक दिस ओनली। ठीक है, तो कितने बार कोर्स अटेंड किया आपने पपेड का? ये भी स्टूडेंट का सवाल रहता है, सर एक बार करें कोर्स या दो बार करें। आपने भी मुझसे पूछा था कि सर मैंने एक बार कर जी। लिया, और मैंने उसका जवाब दिया था, आप देखिए आपको करना है कि नहीं करना है। आपको समझ आ गया तो मत करिए, मतलब दैट वाज द आंसर, मतलब मेरी तरफ से वो मतलब जी। कितने बार करना चाहिए, आपको जी। क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस तो बहुत आसान है और छोटा भी और ओवरलैप भी होता है। तो हम्म। ऐसे आउटर व्यू से देखेंगे तो एक बार में करने पर हो जाता है। हम्म। लेकिन क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस देखने बैठते हैं तो लगता है कि अभी तक कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चंस डिसाइफर ही नहीं हो पाते हैं। और इधर वे थोड़ा मेरा इंटरप्रिटेशन का हो सकता है, मैं कम कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो अन अकेडमी के ही थ्रू फिर मैं उसको 2-3 बार मैंने पढ़ाई करी थी इस ऑप्शनल की सर। मैं समझ गया। मतलब अगर आज नया एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, तो आप उसको पबेड के लिए क्या राय देंगे कि क्लासेस भी लगाते रहो, साथ साथ में एमसीक्यूज भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी देखते रहो, ताकि क्लासेस जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं और जो पूछा जा रहा है उसमें चीजें ब्रिज हो जाएं? क्या ये रिकमेंड करेंगे आप स्टूडेंट्स को कि बाद में यस एमसीक्यूज सर। बाद में करें, पूरे सिलेबस करने के बाद में एमसीक्यूज करें, कि पैरेलली करें? सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चैप्टर 1 कर लिया है और हम देखने गए अगर क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुड्रो विल्सन करके हम उसके सारे क्वेश्चंस कर पाए। वो हाँ। ऐसा होगा कि चैप्टर 1 का चैप्टर 9 और 10 में कनेक्ट होकर के वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस वजह से अगर पहले ही बार हमने देख लिया कि हमने वुड्रो विल्सन कर लिया और हमने वुड्रो विल्सन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सारे तो नहीं हो पाएंगे सर। हो जाए। बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। कि ठीक है, फादर क्यों कहते थे, ये फर्स्ट उसमें ही बता दिया जाता है। लेकिन उससे और कनेक्ट करके आगे एनपीए, एनपीएस, एनपीएम, उनके क्या लिंक्स रहे हैं उनके साथ में, विल्सोनियन थ्योरी और सबके। तो मेरे हिसाब से एक बार चीजें हो जाएं, फिर उसके बाद में अच्छे से हम लगा सकते हैं। पर हाँ, साइमल्टेनियसली हम रीड कर सकते हैं। और इस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी कि ठीक है, अगर चैप्टर 1 में हमने किया है और हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हम हम्म। आगे अपने टीचर से ये पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कब सॉल्व होंगे, ये कौन से चैप्टर में आने वाला है।
तो आई थिंक उससे खुद की भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी सर। ठीक है। खुशहाली, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं, स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि हम पैराग्राफ में लिखें। एक हमने आपको अभिनंदन कुमार का भी आंसर बुकलेट भेजा था, क्या जी उनकी सर। तो उस कुछ हेल्प करता है? प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के आंसर्स कितना मदद करते हैं, मतलब एग्जैक्टली exactly? सर ऐसा है कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स कॉपी देखी हैं। हम्म। कुछ लोग पैराग्राफ्स में लिखते थे, कुछ लोग पॉइंट्स में लिखते थे। तो अब मैंने पेपर से पहले ही बहुत लोगों से बात करी, तो मुझसे जिनके लास्ट टाइम 300 प्लस भी आए थे उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि आई यूज टू राइट इन पैराग्राफ्स। तो मैं और कंफ्यूज हो गई कि अब पैराग्राफ में लिखना है पॉइंट्स में लिखना है। मैंने किसी और की आंसर कॉपी देखी तो शी यूज टू राइट इन पॉइंट्स। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया था। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि जो एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं जिनमें आपको थोड़े लिंक स्टैब्लिश करके लिखना है कि क्वेश्चन इज कि अगर एनपीएम के बारे में पूछा है तो फर्स्ट पैरा कुड बी कि एनपीएम आया क्यों था, देन एनपीएम के बारे में लिख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला पैरा जो होगा वो पैराग्राफ में हो जाएगा, फिर नीचे की एनपीएम के फीचर्स क्या है वो पॉइंट्स में हो जाएंगे, वे फॉरवर्ड पैराग्राफ में हो जाएगा। तो मैंने फिर उन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके आई यूज टू राइट सर। मतलब 660-40 रेशो मान लें या कोई और रेशो माने, मतलब पैराग्राफ एंड पॉइंट वाइज? सर जो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो रहा है उसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली exactly। तो वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर पाना कि ये कौन सा क्वेश्चन पैराग्राफ मांगता है, कौन सा क्वेश्चन पॉइंट्स मांगे, जिसमें ऐसा बोल दे कि लिस्ट डाउन ही करना है तो डेफिनेटली पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो इस तरह से मैंने अपने, जैसे मैं अभी जो पेपर देकर के आई थी 23 वाला भी, उसमें आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस आई थिंक तीन चार क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने पूरे पूरे पैराग्राफ्स ही लिखे थे, बिकॉज उसमें अगर मैं पॉइंट्स लिखूंगी तो वो एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी उस आंसर की। तो ये आइडेंटिफाई करके आई थिंक, बाकी बेस्ट तो क्योंकि पॉइंट्स ही बोलते हैं बिकॉज उसमें हाईलाइट होके दिख जाता है कि व्हाट यू वांट टू कन्वे। जीएस में क्या अप्रोच रहा है आपका आंसर राइटिंग में? तो जीएस में मैं पॉइंट्स ही लिखती थी बिकॉज जीएस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। जीएस में सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आपको बस बताना है जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंक्लूजन और जो स्टार्टिंग है वो तो पैराग्राफ ही रहती है, बाकी बीच में फिर पॉइंट्स ही आ जाते हैं। मोस्टली मैं पॉइंट्स में उनको अंडरलाइन करके ताकि ये हाईलाइट होके दिख जाए सर। ठीक है। खुशहाली, आंसर राइटिंग के लिए आप बता रहे थे, मतलब आपने मतलब कैसे आंसर राइटिंग के लिए वो जो वोकेबलरी वगैरह रहती है, कुछ फ्रेजेस वगैरह रहते हैं, वो भी क्लासेस लगाई थी आपने अन अकेडमी पे? मतलब हाउ हैव यस दे सर। बेनिफिटेड? सर जैसे पहले सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने एकदम चालू करा था तो हम्म। मुझे आइडिया नहीं था इन चीजों का कि कुछ जैसे फ्रेज भी लिखने होते हैं या राइटिंग जो है मतलब स्पीड का, और जो फ्रेजेस है मतलब टिपिकल इंग्लिश लिखनी है या आसान भाषा में लिखना है, तो इन सब का आइडिया नहीं था मुझे। हम्म। तो उस टाइम भी एक आपकी क्लासेस चला करती थी आंसर राइटिंग वाली ही। तो उसमें ये यूज टू टेल कि कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो इफ यू राइट तो एक अच्छा मतलब सेंटेंस कंप्लीशन की ओर आपका आंसर जाएगा। तो फिर मैंने उन फ्रेजेस को मैंने यूज करना चालू किया था। आप उनको देते थे अन अकेडमी पर और हम सारे जो बच्चे थे हम उनको एक सेंटेंस में डाल के आपको वापस सेंड करते थे। तो डबल एज यूज टू से कि वर्ड। हाँ अभी ये सेंटेंस। हाँ। जैसे और वो जो फ्रेजेस है वो ऐसे में भी यूज आ जाते हैं, जैसे आपने बोला डबल एज स्वॉर्ड है। तो अब ये जो एक फ्रेज हो गया है अगर ये ऐसे में लिखा जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगता है, जो ऐसे की जो हेडिंग बना करके हम लिखते हैं। तो आई थिंक ये फ्रेजेस और वर्ड्स ने भी काफी हेल्प किया था, उससे थोड़ी इंग्लिश भी काफी बेटर हुई थी कि ठीक है इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं हम। आंसर सिंपल होना चाहिए लेकिन हाँ फ्रेजेस से ब्यूटीफुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल हो जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत खूबसूरत है और आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। एंड मैं स्टूडेंट्स को यही, मैं तो पिछले 2.5 साल से बोल रहा हूँ जब से मैंने आपका आंसर देखे हैं, कि भैया आप खुशहाली के आंसर्स को कॉपी कर लीजिए एंड आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा 100%। तो खुशहाली, और आप कुछ एस्पायरेंट्स को बताना चाहते हैं, अन अकेडमी के लिए बताना चाहते हैं, पबेड ऑप्शन के लिए बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आप कुछ बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स का मदद हो जाए। आई वॉन्ट टू से कि ऑप्शनल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सिलेक्शन जर्नी में। एंड क्योंकि जीएस में मोस्टली जो मार्क्स की रेंज रहती है वो 100-120 के बीच में मोस्टली लोगों की आ जाती है, लेकिन डिफरेंस ऑप्शनल से आता है 250 से लेकर 300 तक। जो 50 नंबर है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है रैंक में। एंड दैट्स वाई द ऑप्शनल विच यू आर चूजिंग
आपका उसमें इंटरेस्ट हो, उसका सिलेबस जीएस के साथ में कितना ओवरलैप कर रहा हो, आपका कोई बैकग्राउंड है उसमें या नहीं है, ये भी चूज हो सकता है, एंड उसका सक्सेस रेशियो कितना है। इन सब के बेसिस पर आई थिंक आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शनल विल रियली प्ले अ गुड रोल। चलिए खुशहाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अनअकैडमी पे भी इनवाइट करेंगे एंड अनअकैडमी विल आल्सो इनवाइट यू, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब एक मैसेज दिया है सबको कि 100% आप ऑनलाइन स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, कि मतलब घर पे बैठ के अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके एंड विद पवर्ड ऑप्शनल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपको आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका करियर बहुत अच्छा रहे एंड आप बहुत अच्छा करें। चलिए। थैंक यू सर। ओके खुशहाली, बाय बाय, टेक केयर।